अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर सीएम धामी ने सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं। सरकारी दफ्तर में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। बिजली उपकरण के कम से कम इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही अधिकारी और कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा प्रयोग करेंगे। साथ ही कारपूलिंग पर जोर दिया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे पर भी जोर रहेगा। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय इन दिनों कपकोट क्षेत्र के दौरे पर हैं, लेकिन चर्चा उनके दौरे से ज्यादा उनके काफिले को लेकर हो रही है। वीडियो में उनके साथ में एक दो नहीं बल्कि चार लग्जरी गाड़ियां नजर आ रही हैं, जबकि पीएम मोदी की अपील के बाद में खुद सीएम धामी ने अपनी फ्लीट कम कर दी है। लेकिन दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय 4 गाड़ियों के काफिले के साथ में घूम रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर सत्ताधारी बीजेपी संगठन में कुछ बड़े फेरबदल कर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बदलाव संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर हो सकते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन के फार्मासिस्ट को भी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार का फोकस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर है। सीएम ने कहा है कि हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हो चुका है। 2 निर्माणाधीन है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और जहां हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी चालू होने वाला है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है। देहरादून से खबर है, जहां पर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। ज्योति रौतेला पर नर्सिंग आंदोलन के दौरान पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने के साथ में सरकारी काम में बाधा, शांति भंग करने और सड़क जाम करने के आरोप लगे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई एक साजिश के तहत की गई है, ताकि जनता की आवाज को दबाया जा सके। उनके द्वारा जो है कृत्य किया गया, जो विभिन्न बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध बनता है और पेट्रोलियम एक्ट में भी वो अपराध है। इस संबंध में एक अभियोग थाना डालनवाला पर पंजीकृत किया गया, जिसमें रोड जाम करना, लोक व्यवस्था को भंग करना, लोक सेवक के द्वारा जो आदेश दिए गए उनको पालन ना करना और टंकी पर चढ़कर आत्मदाह का प्रयास करना, विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना जारी है। इस तरीके का मुकदमा दर्ज करके जो है सरकार लोगों की आवाज को कुचलना चाहती है। एक क्षण भर में हुई एक छोटा सा, मैं कह सकती हूँ, गलती को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। और अब सारी स्थिति सामान्य थी, वो लोग नीचे भी उतर है, सरकार ने आश्वासन भी दिया है, उसके बाद ऐसा कृत्य नहीं करना। मंगलौर के सरकारी अस्पताल में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन अचानक से अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे।
अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखकर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अस्पताल स्टाफ पर मरीजों का सही तरीके से इलाज न करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल के CMS के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वो नाराज हो गए। विधायक ने कहा कि एक मरीज घंटों से फर्श पर लेटे हैं, लेकिन उनके देखने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद खराब है और मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा। CMS को पूछा तो 1:30 बजे CMS नहीं। अरे हो क्या रहा है मंगलौर के हॉस्पिटल में? नीचे पड़ा, स्ट्रेचर मंगाया तो स्ट्रेचर पर इतनी धूल, स्ट्रेचर कोई सरकारी कर्मचारी लाने को तैयार नहीं। हमारा प्राइवेट लड़का स्ट्रेचर लेकर आया। जब उसके स्ट्रेचर के डॉक्टर्स के हालात देखे तो फिर मैं मजबूरी में यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उस पेशेंट को अपनी गाड़ी से लेकर यहाँ आया, यहाँ उसको एडमिट किया। अब देखते हैं, अब CMO से, डॉक्टर से, DG हेल्थ से, इन लोगों से बात करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां पर कैंट के किशन नगर एक्सटेंशन इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करके इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले भी सेक्स रैकेट के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल कैंट कोतवाली में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। किशन नगर एक्सटेंशन जो कि थाना कैंट क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा देह व्यापार चलाया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मेरे द्वारा ASTU और थाना कैंट की एक टीम गठित करी गई और मौके पर दबिश दी गई। मौके पर हमें 2 पुरुष व 3 महिलाएं मिली। 3 महिलाओं में से एक महिला मेरठ, एक फरीदाबाद और एक मेघालय की थी। तीनों महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया गया है और दोनों पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर एक स्विफ्ट कार भी मिली, जिसे सीज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत हलाला से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया। हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में महिला ने हलाला के लिए दबाव बनाने और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद में संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की है। अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद में हलाला से संबंधित दर्ज होने वाला ये पहला मामला माना जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की घोषणा कर दी है। यह SIR का तीसरा फेज होगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी और उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 को मानक मानकर SIR की प्रक्रिया की जाएगी। 29 मई से 7 जून तक फॉर्म की प्रिंटिंग और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा 8 जून से 7 जुलाई तक BLO घर घर जाएंगे और फॉर्म भरेंगे और फिर 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में दावे और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है और 10 जुलाई से 11 सितंबर के बीच में सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा, जिसके बाद में 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची को जारी किया जाएगा। मई से शुरू होगा और 15 सितंबर तक इसका जो अंतिम प्रकाशन का जो कार्रवाई है वो संपन्न होगा। ये कार्यक्रम का शेड्यूल अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, प्रमुख बातें वो मैं बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारा हाउस टू हाउस विजिट का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म्स को उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको भरकर वापस लिया जा रहा है। इस दौरान कोई भी अभिलेख देने की आवश्यकता नहीं होगा किसी भी मतदाता को। जनगणना और उत्तराखंड में चल रही SIR प्रक्रिया को देखते हुए साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं, जो मोबाइल पर लिंक भेजकर लोगों से ठगी कर रहे हैं और कई बार लोग इसके चंगुल में भी फंस रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
साइबर ठग पहले खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को फोन कर रहे हैं, फिर मोबाइल पर एक लिंक भेजते हैं और परिवार की जानकारी भरकर तुरंत रजिस्ट्रेशन की मांग भी करते हैं। ठग लोगों में डर पैदा करते हैं कि फॉर्म नहीं भरने पर उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड से हट सकता है। अब साइबर अपराधियों ने जनगणना और SIR अभियान के नाम पर लोगों को ठगने का नया तरीका शुरू कर दिया है। जैसे ही व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, एक फर्जी वेबसाइट खुलती है जहां नाम, आधार नंबर, बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद OTP भेजकर उसे भी दर्ज करवाया जाता है और OTP मिलते ही साइबर ठग बैंक खाते और मोबाइल डेटा तक पहुंच बना लेते हैं। फिर शुरू होती है साइबर ठगी। STF के पास अब शिकायतें आनी भी शुरू हो गई हैं। तो जो साइबर अपराधी हैं वो समझ इस तरह से देखकर कि आम जनों को पता है कैसा होना है, तो इस तरह के लिंक भेजते हैं कि SIR का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, आप अपना डेटा शेयर करिए। उसी डेटा के शेयर में वो फाइनेंशियल डेटा भी मांग लेते हैं, बैंक अकाउंट्स की कुछ डिटेल मांग लेते हैं, या आपके पास OTP आएगा, उस OTP को आपको दीजिए जिसमें रजिस्ट्रेशन होना है। तो तरह तरह के फ्रॉड होते हैं। तो ये एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी SIR का रजिस्ट्रेशन होगा डोर टू डोर होगा और जो टीम्स बनेंगी वो घर पे जाके डेटा को कलेक्ट करेगी। STF और साइबर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि जनगणना या SIR प्रक्रिया में कोई भी सरकारी अधिकारी फोन पर लिंक नहीं भेजता, ना ही OTP मांगता है। सरकारी कर्मचारी सीधे घर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या पुलिस को सूचना दें। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। ऋषिकेश के नीलकंठ धाम पार्किंग के पास में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो आवारा सांड बीच सड़क पर आमने सामने भिड़ गए और दोनों सांडों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में सांड एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हुए दिखाई दिए, जबकि आसपास मौजूद लोग डरकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए हैं। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि दोनों लड़ते लड़ते दुकानों में घुस गए। आप भी इस वीडियो को देखिए। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक ट्रैक्टर गंगा में घुस गया। दरअसल लक्सर के रहने वाले एक किसान ने नया ट्रैक्टर खरीदा था और एक घाट पर ड्राइवर को ट्रैक्टर की पूजा करने के लिए भेजा गया, लेकिन घाट पर ड्राइवर ट्रैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाया और ट्रैक्टर सीधा गंगा में जा गिरा। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रैक्टर की चपेट में कोई नहीं आया। तो वहीं पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान ट्रैक्टर का ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक का तगड़ा चालान काट दिया। पहाड़ के दूर दराज इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की जानकारी उनके गांव तक पहुंचाई जाएगी। देहरादून के लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने AI ऑन व्हील्स गाड़ी को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट को IT स्टार्टअप टेक्नो हब से जुड़े युवाओं ने तैयार किया है। प्रदेश भर के युवाओं से मिले आइडियाज के आधार पर 108 AI एजेंट्स इस प्रोजेक्ट से जोड़े गए हैं। इसकी मदद से खेती, मौसम और दूसरी जरूरी जानकारियों के लिए AI आधारित एप्लीकेशन तैयार की गई है। खास बात तो यह है कि AI ऑन व्हील्स गाड़ी पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों तक जाकर बच्चों और स्टूडेंट्स को AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देगी। गाड़ी में ऐसे सिस्टम भी लगाए गए हैं जिससे दूरस्थ इलाकों में भी डिजिटल और AI शिक्षा पहुंचाई जा सके। हमारे सभ्यता को, संस्कृति को, ज्ञान, विद्या, हमारी पूरे भारतवर्ष की जो साइंटिफिक बेस थी उसको आज के इस क्षण से मिलाया है। AI थीम रूम ऑन AI ऑन व्हील्स गवर्नर सर का एक इनिशिएटिव है, जिससे ये टेक्नो हब लेबोरेटरी से कोलैबोरेशन में, जिससे जो हमारा AI है वो उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में एक्सेसिबल हो सके, टेक्नोलॉजी उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, एंड हर कोई इनोवेट कर सके एंड आने वाले कल को बेहतर बना सके टेक्नोलॉजी की यूज। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है और खास करके केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित है। 22 दिन में 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं और बुधवार को 32,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के धाम पहुंचे और खराब मौसम के बाद भी भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी।
मैंने पैदल यात्रा करी थी, कल सुबह स्टार्ट करी थी गौरी कुंड से। दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ट्रैक करते टाइम भी जगह जगह मतलब आफ्टर एवरी 500 मीटर और 1 किलोमीटर एक वॉशरूम अवेलेबल था, तो सर्विसेज सही थी, पानी भी था। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी। तब से लेकर के अभी तक 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और बीच में कई चुनौतियां मौसम से हमको प्राप्त हुई हैं। बर्फबारी भी हुई है, बारिश भी हुई है, लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो चाहे ट्रैक रूट हो या रोड्स हो, NH हो, उस पर पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में यात्रियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हर रोज अब 20,000 से अधिक यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 3,24,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हुए यात्रियों का कहना है कि सभी जगह पर यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं और बेहतर दर्शन की व्यवस्था की गई है। मैं MP सागर से हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा पर आया हूँ। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। यहाँ पर हम लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, नरसिंह भगवान के यहाँ पे दर्शन किए हैं। अब बद्री विशाल भी जाएंगे, माना गांव भी, इसके बाद ऋषिकेश से हरिद्वार होते हुए निकल जाएंगे। चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है और यमुनोत्री गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के 25 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट में देखिए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक दोनों धामों में 4,12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में अब तक 2,07,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 2,05,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। वहीं चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर भी तीर्थयात्रियों ने जमकर सरकार की तारीफ की है। हम लोग राजकोट से आए हैं और बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है और गंगा मैया का आशीर्वाद से हम लोग सब यहाँ टूर में आए हैं और पहुँच गए हैं हम लोग। कैसी रही आपकी यात्रा अभी तक? हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है। गंगा मैया का दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारी यात्रा बहुत सफर अच्छी हुई है हुआ और यहाँ से पूरे देश और विदेश में माँ गंगा सबको जो है यहाँ पर पवित्र करती है और सारे लोग यहाँ पर माँ गंगा से अपनी मनोकामना को जो है पूरी करके सबकी मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्ग पर लगातार मेडिकल स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं। अब तक 1,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने और सड़क से मलबा फौरन हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन यात्रा करते समय थोड़ा तेजी ना करें, क्योंकि तेजी करने से कई बार थकान होती है और कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन बीच बीच में हमारी मेडिकल्स की टीम भी है, पल्स देखने के लिए भी है, BP वगैरह चेक करने के लिए भी है। अगर आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अभी थोड़ा रेस्ट करें, यात्रा ना करें, तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ध्यान देना चाहिए और तभी यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक हर सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में गाड़ियों की फर्जी नंबर प्लेट बनाने का बड़ा खेल चल रहा है। मोटर पार्ट्स की ज्यादातर दुकानों में नंबर प्लेट आसानी से लग रही है, जिस पर ना परिवहन विभाग की नजर है और ना ही पुलिस की। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून में कचहरी के पास मोटर पार्ट्स की दुकानों का बड़ा मार्केट है, जहां दुकानों के बाहर नंबर प्लेट्स लटकती भी आसानी से दिख जाती हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की नजर इन पर नहीं पड़ती है। दरअसल कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी खरीदता है तो डीलर की जिम्मेदारी होती है कि वो गाड़ी की नंबर प्लेट लगवाए, लेकिन कई लोग मनपसंद डिजाइन की प्लेट गाड़ियों में लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन भी गाड़ियों की नंबर प्लेट बनाई जा रही है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये गैर कानूनी है।
छुट्टी पे है वो लगा रखी है आप लोगों ने यहाँ, आप दुकान में आप बैठे हो लोग, तो अभी अगर चेकिंग होगी तो पूछेंगे तो आपसे ही ना, मालिक से पूछेंगे ना, जो मालिक है। हम तो नौकर है जी। भी अपने प्लेटफॉर्म पे उनको अलाउ कर रहे हैं ऐसे नंबर प्लेट मैन्युफैक्चरर्स को कि कोई भी गाड़ी का मैं किसी भी गाड़ी का हम बनवा सकते हैं। तो ये दोनों दृष्टि से ठीक नहीं है। पहला, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और दूसरा, इसमें फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, और तीसरा, ये मोटर व्हीकल एक्ट का कंप्लायंस भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमने दोनों जो ऑनलाइन एजेंसीज हैं इनको हमने नोटिस दिया है कि आप ये जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है इसको तत्काल प्रभाव से बंद करवाएं। वहीं अपराधी नंबर प्लेट का इस्तेमाल आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में ही 800 से ज्यादा लोग ऐसे पकड़ में आए हैं जिन्होंने गाड़ियों की नंबर प्लेट गलत तरीके की लगाई है, जबकि हाल ही में एक केस ऐसा था जिसने गुजरात का फर्जी नंबर गाड़ी में लगाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। कई बार ये देखा गया है कि कई अपराधी किस्म के व्यक्ति जो इस प्रकार के नंबर प्लेटों को लगा के, डिफेक्टेड नंबर प्लेटों को लगा के लगातार घूम रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने अभी प्रेमनगर थाने में एक बड़ी घटना जिसमें लूट की घटना की गई थी, जो डिफेक्टेड नंबर प्लेट लगा के ही की गई थी, जो गुजरात नंबर का डिफेक्टेड नंबर था। इस प्रकार के लोगों में अगर कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आ रहा है उसमें जो सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ कई जो हमारे बीएनएस के एक्ट में जो बीएनएस की जो हमारी धाराएं हैं उसमें सुसंगत धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिस पर कार्रवाई होना जरूरी है। इन नंबर को कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है, जिसके बाद लकीर पीटने के अलावा कुछ हाथ नहीं रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।